चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। कल हम लोग ने क्या स्टार्ट किया था? वी हैड स्टार्टेड विथ बेलमेंट एंड प्लेज, जिसमें अपन ने बेलमेंट स्टार्ट कर लिया था। बेलमेंट मतलब क्या होता है कि मैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स का पोजीशन किसी एक बंदे को देता हूँ, वो उस पर काम करके गुड्स मुझे वापस दे देगा। इज दिस क्लियर? फिर हम लोग ने देखा था तो इसमें दो पार्टी होती है, जो गुड्स देता है उसको बोलते हैं बेलर, और जिसको गुड्स मिलता है वो है बेली। ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए। डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इज दिस क्लियर? डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। साथ ही साथ पर्पस होना चाहिए। फिर पोजेशन जाना चाहिए। पोजेशन और कस्टडी में फर्क होता है, बराबर। कस्टडी मतलब जब तक ओनर नहीं आता तब तक वो सिर्फ संभाल के रखता है। पोजेशन मतलब क्या? उसको दिया ही है गुड्स कुछ काम करने के लिए। समझ में आया गाइस? एंड रिटर्न ऑफ गुड्स। ए भाई, रिटर्न ही नहीं होगा तो मतलब पोजेशन के साथ तुमने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ बेलमेंट। तो देखो, देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट या तो सिर्फ बेलर का बेनिफिट हो सकता है, या तो बेली का बेनिफिट हो सकता है, या तो म्यूचुअल बेनिफिट होगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड या तो ग्रेटिट्यूस हो सकता है एंड या तो नॉन ग्रेटिट्यूस। ग्रेटिट्यूस मतलब क्या? फ्री ऑफ चार्ज, मतलब उसमें एक भी पैसा नहीं लगता। ये नॉर्मली कब होता है? जब सिर्फ बेलर का फायदा हो या सिर्फ बेली का फायदा हो। एंड नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट इज फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब जहां पर म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ तक अपन ने कल किया था। आज अपन स्टार्ट करें ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। ठीक है, ध्यान से सुनना। व्हेन आई टॉक अबाउट ड्यूटीज ऑफ अ बेलर, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले। बेलर मतलब जो गुड्स देता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? सारे के सारे फैक्ट्स बताने चाहिए। ठीक है। दूसरा, बेयर द नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा ज़रूरी है वो उसको करना चाहिए था। इंडेमनीफाई द बेली, अगर बेली का कोई नुकसान हो जाता है तो उसका भी लॉस कौन बेयर करेगा? बेलर बेयर करेगा। एंड बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? तो ये है ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। मतलब सपोज मैंने क्या किया है, अपन टिपिकल इंडियंस है। सपोज कैसा होता है, एक बार ना मेरा एक जो शर्ट था, ठीक है, उसमें पता नहीं वो कहीं पर फंस गया था, तो उसमें छोटा सा कांटा आ गया था। ठीक है। तो वो मैंने मेरे टेलर को दिया। मैंने बोला एक काम कर, इसको तुम एकदम ऐसे छुपा दो, कुछ तो ऐसा करो। अब हाँ, रफू बोलते ना उसको, रफू बोलते शायद से, तो वो करके दो। तो अब मैंने अगर ऐसे ही शर्ट दे दिया और मैंने बोला देख लो इधर जो कुछ भी मरम्मत करनी हो वो करके दे देना, तो ऐसा नहीं चलता है। आई हैव टू डिस्क्लोज इट एग्जैक्टली। ठीक है। अरे मुझे एक बात बताओ, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो डॉक्टर तुमको सर्विसेज देता है तो पहले तो सब चीज़ें बताते हो ना? यस और नो? एक सिंपल बात है, सपोज अगर मैं मेरा घर सत्यम को देता हूँ भाड़े पे, ठीक है, तो भाड़े पे जब मैं उसको दे रहा हूँ तो इट इज़ फॉर अ पर्पस। सपोज 11 महीने मैंने भाड़े पे दिया, ठीक है, नो वंडर इट्स अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर, बट मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने उसको भाड़े पे दिया और मैंने उसको सब बताया ही नहीं कि इधर पानी सिर्फ सुबह 2 घंटे आता है, ठीक है, गैस का पाइपलाइन नहीं है, तेरे को सिलेंडर का बाटला यूज करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। तो अगर मैं चीज़ों को छुपाता हूँ, इन दैट केस कैसे चलेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज हर्ष को ना मैंने मेरी गाड़ी दी, ठीक है। अब गाड़ी देते वक्त मैंने उसको बोला कि इसका सर्विसिंग करके आना, ठीक है, मतलब हर्ष इज अ मैकेनिक, तो मैंने उसको बोला इसका गाड़ी का सर्विस कर देना। बट मैंने इसको बताया नहीं था कि गाड़ी का ब्रेक भी फेल हो गया है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या बोला है, वैसे भी होते रहता है ना, तो बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ग्रेट्यूटियस बेलमेंट है, ग्रेट्यूटियस बेलमेंट मतलब इट इज फ्री ऑफ चार्ज। तो जैसे देखो, ये सुनो, ए लेंड्स अ हॉर्स विच ही नोज टू बी विशियस टू बी। ठीक है, मतलब घोड़ा थोड़ा पागल है। He does not disclose the fact that the horse is vicious. The horse runs away. अब पागल घोड़ा तो भाग जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, मतलब वो घोड़े ने क्या किया? बी को गिराया, उसको धक्का मारा और वो भाग गया। अब मुझे एक बात बताओ, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज टू बी? ए इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पहली बात तो ये ग्रेट्यूटियस बेलमेंट है, मतलब फ्री ऑफ चार्ज है। यस और नो? मुझे एक बात बताओ, सपोज ऐसा होता है कि सोहम के पास एक कुत्ता है, ठीक है, पेट डॉग है उसका, और
वो क्या करता है, सत्यम के घर पे 2 दिन छोड़ के जाता है। सोहम घूमने जाता है, तो अब हर जगह तो कुत्तों को अलाउड नहीं करते, मतलब पेट्स आर नॉट अलाउड एवरीवेयर। तो सपोज वो कहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता है, और वो क्या करता है, अपना पेट डॉग सत्यम के घर पे छोड़ के जाता है, उसका खाना सब कुछ दे के जाता है, बट ये नहीं बोलता है उसको कि ये काटता भी है। अब ये तो एक बड़ा डिस्क्लोजर होता है, देना पड़ता है। सपोज अगर सत्यम को काटा कुत्ते ने, सत्यम के घर में सभी को काट दिया, तो जितनों के भी इंजेक्शन के खर्चे हो गए वो किसको देने पड़ेंगे, सोहम को देने पड़ेंगे। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। सो यहाँ पर क्या बोला है, द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्स इन द गुड्स बेल्ड of which baler is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailey to extraordinary risk। अब घोड़े के सिचुएशन में रिस्क था ना, कुत्ते के सिचुएशन में रिस्क था। and if he does not make such disclosure he is responsible for the damage arising to the bailey directly from such। understood? अच्छा, अगर नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट है, ठीक है, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट मतलब क्या, अगर इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, the baler is responsible for such damage whether he was or was not aware of the existence of such faults in goods bailed। जैसे सिंपल जो मैंने बोला था कि मैंने सत्यम को मेरा घर भाड़े पे दिया, ठीक है, अब घर में कुछ भी टूट फूट हुआ, अगर सत्यम की गलती रहेगी तो उसको भरना पड़ेगा, बराबर। बट सपोज ऐसा हुआ कि फॉल सीलिंग गिर गया एक जगह पर, तो रिपेयर करवा कर मुझे ही देना पड़ेगा ना, यस और नो। तो ये सब क्या होते हैं, ग्रेचुइटस बेलमेंट, मतलब जहाँ पर कंसिडरेशन होता है। जैसे देखो यहाँ पर ए हायर्स अ कैरियज ऑफ बी, कैरियज किसका है, बी का। द कैरियज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड, नाउ कैन आई से बी इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, बी को पता हो ना पता हो, जो मेरे घर में वो एक जगह पर फॉल सीलिंग में से कुछ गिरा, तो क्या मेरे को पता था ये गिरने वाला है, नहीं गिरने वाला। तो कोई भी चीज़ की अवेयरनेस हो या ना हो, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक पता था कि बाथरूम का जो गीजर है ना वो खराब ही हो गया ऑलमोस्ट, और फिर जैसे सत्यम भाड़े पे रहने आता है और 10 दिन यूज करने के बाद वो गीजर बंद हो जाता है, तो मैं उसको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड नहीं करवा सकता क्योंकि मेरा घर है ना, तो मुझे ही क्या करना पड़ेगा, नया गीजर लगाकर देना पड़ेगा। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक केस लॉ है, सुनना ध्यान से। इन हाइमेन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन, A hired from your carriage along with a pair of horses and a driver for specific journey, मतलब घोड़ा गाड़ी उसने हायर किया और उसमें घुड़सवार भी था। During the journey a bolt in the under part of the carriage broke away, ठीक है, मतलब एक जो घोड़ा गाड़ी का एक कोई तो पार्ट था वो टूट गया। As a result the carriage became upset and A was injured, मतलब उसकी वजह से A को इंजरी हो गई। It was held that B was liable to pay for the damage to A for the injury sustained by him, बराबर, क्योंकि किसकी भी गलती हो या ना हो, मतलब उसको पता हो या ना हो, डैमेज तो हुआ ना। और ये कौन सा है, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट है, ठीक है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट वाज द बेलर्स ड्यूटी टू सप्लाई अ कैरिज फिट फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज हायर, मतलब कैरिज हायर पे देने से पहले उसको चेक करना चाहिए था ना, बराबर। जैसे जब भी तुम कोई घर भाड़े पे लेते हो तो पहले सब चीजें चेक करते हो, सब सही है नहीं, उसके बाद ही ये करते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समटाइम्स द गुड्स बेल्ड आर ऑफ डेंजरस नेचर, कभी कभी एक्सप्लोजिव्स होते हैं, बॉम्ब होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गन होती है। इन सच केस इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ गुड्स। अब कैसा होता है, हर्ष ने मुझे एक सूटकेस देता है छोटा सा और बोलता है आप इसको संभालो, मैं 10 दिन के लिए गोवा जा रहा हूँ। अब वो सूटकेस के अंदर था एक रिवॉल्वर, ठीक है, गन था, वो चीज़ उसने मुझे बताई नहीं। अब सूटकेस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में कुछ छोटे बच्चे वो लोग खेल रहे थे तो सूटकेस गिरा दिया और उसमें से फिर गन निकली, बराबर, और उनको लगा फटाके की गन है, खत्म। तब गलती किसकी है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो बकवास कहानी थी कोई भी, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो भी नेचर का गुड्स है वो डिस्क्लोज करना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके। सो पहला क्या था हमारा, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। दूसरा क्या है, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, बराबर। किसकी ड्यूटी होगी, हमेशा बेलर की होगी। किसकी ड्यूटी होगी, बेलर। तो देखो ना, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में तो सीधा सीधा बोल दिया, द बेलर इज लायबल टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकर्ड बाय द बेली। अब देखो, जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ वहां पर ना खिड़कियों के बाहर वो जो नेट होता है ना,
पिजन नेट वगैरह बाहर से बर्ड्स वगैरह नहीं आने चाहिए, वो नहीं थे। तो जैसे ही हम लोग शिफ्ट हुए, हम लोग ने उसका खर्चा किया, पूरे घर में पिजन नेट लगाए। क्या वो मेरा घर है? नहीं, मैं तो भाड़े पे रह रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, कहने से मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो मुझे क्या करेगा, उसका कॉम्पेंसेशन दे देगा, मतलब पैसा दे देगा। इज दिस क्लियर? बट ग्रेच्युटस बेलमेंट में क्या होता है, वेयर बाय द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट or to be carried or to have work done upon them by the bailey for the bailor। किसने काम करवाया? बेली ने करवाया फॉर द बेलर, एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेम्यूनरेशन, मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं। ग्रेच्युटस बेलमेंट है ना, तो उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ चार्ज, मतलब कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। सो अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि इन सच केस बेलर शैल रीपे द बेली नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम एंड एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ बेलमेंट। इज दिस क्लियर? जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ए हायर्ड अ टैक्सी फ्रॉम बी फॉर द पर्पज ऑफ गोइंग टू गुड़गांव फ्रॉम नोएडा। ठीक है, अब ड्यूरिंग द जर्नी अ मेजर डिफेक्ट अकर्ड इन द इंजन। गाड़ी किसकी है? अरे बी की है, ए ने हायर किया तो बी की गाड़ी है। अब सपोज टायर पंचर हो जाता है, ऐसे सब खर्चे नहीं होते उसमें, तो क्या वो ए को भरपाई करने पड़ेगा? यस और नो, क्योंकि वो गाड़ी लेकर गया ना, बीच में टायर पंचर हो गया तो उसमें बी की क्या गलती? बट यहाँ पर डिफेक्ट क्या है? इंजन में डिफेक्ट है। अब उसके लिए ए को क्या करना पड़ा? 5,000 रुपये एक मैकेनिक को देने पड़े। इज दिस क्लियर? रिपेयर चार्जेस। मुझे एक बात बताओ, ये 5,000 बी से वसूल करेगा या नहीं करेगा? ऑफकोर्स करेगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, जब भी इधर बहुत सारे लोग मुंबई में, तो हम सब भाड़े पे ही रहते हैं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक डिपॉजिट देते, बराबर। वी गिव अ डिपॉजिट प्लस वी गिव ब्रोकरेज, बराबर ना। दो दलाल रहता है, उसको अपन ब्रोकरेज भी देते हैं, एक भाड़ा या दो भाड़ा, वॉट एवर इट इज, ठीक है। अब सपोज ऐसा होता है कि हमारा 11 मंथ्स का अग्रीमेंट रहता है, और जो ओनर रहता है ना, वो 5 महीने के बाद ही बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे मेरा घर वापस चाहिए, तो हमको तो देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे थोड़ी बोल सकते नहीं नहीं अभी 11 महीने तक हम ही रहेंगे, ऐसे नहीं होता, उसका घर है, ठीक है, हम टेनेंट है। तो अब वो क्या करेगा? हमें डिपॉजिट भी देगा, बराबर। साथ ही साथ अगर देखो उसकी वजह से, अर्ली टर्मिनेशन की वजह से हमको कहीं और ज़्यादा पैसे देने पड़े या वॉट एवर इट इज़, तो उसको क्या करवाना पड़ेगा? हमारे एजेंट को हमें ब्रोकरेज भी हाफ रिटर्न करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखो क्या बोला है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। हमारा लॉस हुआ ना, किसका लॉस हुआ? हम लोग 11 महीने तक रहने वाले थे, उन्होंने बोला 5वें महीने में चलो घर खाली करो, तो हमारा नुकसान हुआ। जितना भी हमारा नुकसान हुआ, और वो नुकसान क्यों हुआ? बिकॉज प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो गया। प्री मेच्योर टर्मिनेशन समझ में आता है? 11 महीने के बाद तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने वाला था, उसके पहले ही तुमने क्या कर दिया? उसको टर्मिनेट कर दिया। किससे टर्मिनेट किया? बेलर ने। किसने किया? अगर बेली करेगा तो कोई नहीं है, उसका फिर उसको नुकसान खुद ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो, द बेलर मस्ट कॉम्पेंसेट the bailey for the loss or damage suffered by the bailey that is in excess of benefit received where he had lent the goods gratuitously and decides to terminate the bailment before the expiry of the period of bailment। अब मैंने जो एग्जांपल दिया वो नॉन ग्रेच्युटस का था, अगर ग्रेच्युटस होता है तो भी उसमें डैमेज का पैसा देना पड़ता है। समझ में आया? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो ये 3 पॉइंट लिखो पहले। हेडिंग दे दो ड्यूटीज ऑफ बेलर, हेडिंग दे दो ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। हेडिंग दिया ड्यूटीज ऑफ अ बेलर, उसके अंदर सबसे पहले लिखो पॉइंट नंबर 1, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफॉल्ट फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। इसमें पूरा ही लिखना पड़ेगा और ये केस लॉ भी लिखना पड़ेगा तुम लोग को।
केस लॉ लिखा। ये केस लॉ हो गया तुम्हारा, लिख के फिर अभी ये वाला लिखो, सेक्शन 158।
चलो ये हो गया। अभी सेक्शन 159 लिखो। ये हो गया तुम लोग का। हम लोग ने क्या देखा, व्हाट आर वी स्टडिंग? वी आर स्टडिंग ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा है देर आर 4 पॉइंट्स। डिस्क्लोज द नॉन फैक्ट्स, ये अपना हो गया कवर। बेयर द नेसेसरी एक्सपेंस, ये भी अपना हो गया कवर। एंड साथ ही साथ इंडेमनीफाई द बेली। अभी जो लास्ट है, बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, ये ध्यान से सुनना। बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, सबसे पहले ये समझते हैं कि बेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स बेली। मुझे एक बात बताओ, बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी लॉस जो बेली को होता है उसकी भरपाई करना, उसको कॉम्पेंसेट करना। इज दिस क्लियर? सो क्या बोला है, विच द बेली में सस्टेन बाय रीजन दैट बेलर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट or to receive back the goods or to give directions respecting them defective title in goods. दूसरा क्या बोला है, it is the duty of bailor to receive back the goods। बराबर, मतलब ये बेलमेंट मतलब क्या परमानेंट ट्रांसफर कर दिया क्या तुमने? नहीं, बस पोजीशन हैंड ओवर किया और जब उसका काम हो जाता है तो उसको वापस मिलना ही, मतलब लेना ही पड़ता है। When the bailey returns them after the time of bailment has expired or the purpose of the bailment has been accomplished। इज दिस क्लियर? अच्छा, सपोज अगर बेलर रिफ्यूज करता है, क्या रिफ्यूज करता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स, रिटर्न बैक। सो इफ द बेलर रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन इट इज ऑफर्ड एट प्रॉपर टाइम, बेली कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेफ कस्टडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? जैसे देखो क्या बोला यहाँ पर, एक्स डिलीवर्ड इज कार टू एस फॉर 5 days, 5 दिनों के लिए उसने कार दिया, ठीक है, डिलीवर किया फॉर सेफ कीपिंग, मतलब उसका ध्यान रखने के लिए। However, X did not take back the car for 1 month। 5 दिन के बोले कितने टाइम तक वो उसने रखा उधर गाड़ी? 1 महीने तक। In this case, S can claim the necessary expenses incurred by him for the custody of car। अब जैसे कुछ भी हो सकता है ना, पार्किंग का चार्जेस देना पड़ा होगा या क्लीनिंग करवाना पड़ा होगा, ये सब चीज़ों का जो भी खर्चा अगर इसने किया है, ठीक है, एस ने, तो वो किधर से वसूल करेगा? एक्स के पास से वसूल करेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो फटाफट ये लास्ट पॉइंट है, इसको लिखो एंड देन विल मूव टू ड्यूटीज ऑफ अ बेली।
चलो हो गया डन. You understood ना? So there are 4 duties of a bailer. What are the 4 duties of a bailer? सबसे पहले वो क्या करता है? He will disclose all the known facts. ठीक है. दूसरा क्या बोला है? He will bear the necessary expenses. तीसरा क्या बोला है? He is going to indemnify the bailey. एंड चौथा, अरे बेलमेंट का पीरियड खत्म होने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ता है गुड्स. यस और नो? इज दिस क्लियर? चलो अब व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेली. तो देखो सबसे पहला मुझे एक बात बताओ, बेलमेंट में इधर देखो, बेलमेंट में क्या होता है, हम सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर करते हैं. यस और नो? तो उसको रखवाली करनी चाहिए ना गुड्स की. तो सबसे पहले क्या बोला है? द बेली हैज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड. दूसरा, नो अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था हर्ष को कि मैं मेरी जैगवार गाड़ी तेरे इधर रख के जा रहा हूँ, ठीक है, उसका ध्यान रखना. ये तो भाई साहब लेके चले गए, गोवा पहुंच गए जैगवार गाड़ी, क्या मैंने उसको बोला था इसको तो यूज कर सकता है? नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड्स विथ हिज ओन गुड्स. ठीक है. अब नॉर्मली तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है मिक्सिंग ऑफ ओन गुड्स, बट फिर भी इधर लिखा है. ठीक है. रिटर्न द गुड्स. बेलमेंट खत्म होने के बाद जैसे मैं आ गया उसके बाद उसको मुझे मेरी जैगवार गाड़ी देनी पड़ेगी. यस और नो? एंड टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अक्रूइंग फ्रॉम द गुड्स बेल्ड. बराबर. अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, मेरा एक कॉफ़ी का मशीन था, वो मैं हर्ष के घर पे छोड़ के गया था. उसने क्या किया,
एक रोड पे स्टॉल लगा दिया और कॉफी बेचने का चालू कर दिया कॉफी मशीन को यूज करके। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी उसने प्रॉफिट कमाया वो मेरा है, उस पर मेरा हक है, यस और नो, तो मुझे मिलेगा। अंडरस्टूड? सो देखो देयर आर टोटल 5 ड्यूटीज ऑफ बेली। सबसे पहला क्या बोला है? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। क्योंकि मेरे पोजीशन में अगर कोई भी आता है, सपोज आई एम द बेली, तो मेरे पोजीशन में कोई भी सामान आएगा उसका मैं रीजनेबल केयर करूंगा। इज दिस क्लियर? फिर नो अनऑथराइज्ड यूज। दूसरा क्या बोला है? पहले तो गुड्स का ध्यान रखो, उसका अनऑथराइज, अच्छा अथॉरिटी मिली और यूज कर रहे हो तो चलता है, बट अनऑथराइज्ड यूज नहीं कर सकते। सोचो ना, हम अगर दर्जी को देते हैं सिलवाने के लिए कपड़े, ठीक है, वो खुद ही पहनकर ट्रायल वायल लेके फोटोशूट करके फिर अपन को देगा, चलेगा क्या? हमें पसंद आएगा क्या? वैसा नहीं। नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड्स विथ हिज ओन गुड्स। वो दर्जी ने क्या कर दिया, हमारा जो कुर्ता था वो अपने कपड़ों के साथ रख दिया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। रिटर्न द गुड्स। टाइमली क्या करना चाहिए? गुड्स रिटर्न करना चाहिए। लास्ट अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए तो वो भी इसको क्या करना चाहिए? रिटर्न कर देना चाहिए। किसको करना चाहिए? बेलर को। किसको करना चाहिए? अपन क्या पढ़ रहे हैं? ड्यूटीज ऑफ अ बेली। क्या पढ़ रहे हैं? ड्यूटीज ऑफ अ। सबसे पहले देखो क्या बोला है, टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। इन केस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would. Is this clear? Under similar circumstances take care of his own goods of the same bulk, quantity and value as the goods bailed. मतलब ये तो ना, इसमें कुछ ये पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मली भी तुमको इतने में ही समझ जाएगा। टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। इज दिस क्लियर? जो एक नॉर्मल इंसान, जैसे हम खुद के सामान की रक्षा करते हैं, खुद के सामान का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें बेलमेंट में जो गुड्स आए उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना जरूर। क्या बोला है? बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस ऑफ द थिंग बेल्ड। अब कैसा होता है? द बेली इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटीरियोरेशन ऑफ द थिंग्स बेल्ड इफ ही हैज टेकन रीजनेबल केयर एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 151। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अभी ठंडी का मौसम है तो मस्त हरी हरी सब्जी आती है, पालक, मेथी, धनिया वगैरह सब। अब कैसा होता है कि सपोज मेरी मम्मी ने क्या किया कि एक दिन सुबह वो गई थी, सब सब्जियां ली और नीचे वॉचमैन के पास छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या वॉचमैन के पास नीचे फ्रिज होता है? नहीं, वो पूरा दिन वो भूल गई, एकदम रात को जब हम पूरे दिन घूम के आए फिर वो वॉचमैन के पास से वो सामान लेती है। ठीक है, मुझे एक बात बताना, वो पालक, मेथी, धनिया सब बेचारे मर गए, उसमें क्या वॉचमैन की कोई गलती है? नहीं है। तो वही चीज़ है। हाँ, अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोज अगर हमारे नेबर्स को दिया होता और क्लियरली मम्मी ने बोला था कि आप ये फ्रिज में रख देना ताकि ये खराब ना हो जाए, तो बात अलग है। अदरवाइज इज द वॉचमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डैमेज और लॉस? नो, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, मतलब अनऑथोराइज्ड यूज नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? सो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि इफ द बेली मेक्स एनी यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, मतलब अनऑथोराइज्ड यूज किया तो ही इज लायबल टू कॉम्पेंसेट द बेलर फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स। समझ में आया? फिर अच्छा यहाँ पर क्या होता है पता है? जब भी वो अनऑथराइज्ड यूज करता है ना, तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर, मतलब ही कैन रेसिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टेलर को बोला था कि इसका मेरे ही माप से कुर्ता अच्छे से सिल कर देना, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, किसी गलत माप का बना दिया। अब चलो बड़ा होता है तो ठीक है कि उसको कुछ वो स्टिच कर सकता है, उसने छोटा बना दिया था, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मैं उससे कपड़े का जो वैल्यू है वो भी वसूल करूंगा। आर यू गेटिंग इट? प्लस उसको सिलाई का भी 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? इज दिस क्लियर? नॉट टू मिक्स द गुड्स, अपने गुड्स के साथ या किसी और के गुड्स के साथ क्या वो मिक्स कर सकता है? नहीं कर सकता। सो देखो, इफ द बेली मिक्सेस द बेल्ड गुड्स विथ हिज ओन गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, अगर कंसेंट है तो चलता है। Though both the parties shall have interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced. Are you getting my point? मतलब देखो, अगर कंसेंट है, क्या है? कंसेंट है तो चलेगा, कंसेंट नहीं है तो नहीं चलेगा। If the bailey without the consent of bailor mixes the goods bailed with his own goods and the goods can be separated or divided, अच्छा मिक्स करने के बाद वो सेपरेट या डिवाइड हो सकते हैं, विदाउट कंसेंट है तो चल जाएगा।
The property in the goods remains in the parties respectively, but if the bailee is bound to bear for the expense of separation or division and any damage arising from the mixture. Is this clear? मतलब देखो मिक्स कर दिया और बाद में उसको अलग भी कर सकते हैं तो चलेगा. Are you getting it? समझ में आया? बट अगर अलग करने का जो भी खर्चा होगा वो भी कौन करेगा? बेली ही उठाएगा. दूसरा केस यहाँ पर देखो क्या बोला है. इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्सिस द गुड्स. अच्छा मिक्स कर दिया विदाउट कंसेंट बट अभी उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है तो क्या होएगा? विथ हिज ओन गुड्स इन सच अ मैनर दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स बेल्ड फ्रॉम अदर गुड्स एंड टू डिलीवर बैक टू द बेलर, द बेलर इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेट बाय बेली फॉर द लॉस ऑफ गुड्स. देखो सिंपल है. पहली बात तो क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ गुड्स में दो कैटेगरी है. एक है विथ कंसेंट, क्या वो चलेगा? यस चलेगा. विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट में दो कैटेगरी है. ठीक है, एक जहां पर सेपरेट इज पॉसिबल मतलब हो सकता है और यहां पर सेपरेट इज नॉट पॉसिबल. तो सेपरेट हो सकता है तो चलता है. मतलब यहां पर वो क्या करेगा, जो भी एक्सपेंसेस है वो कौन बेयर करेगा? बेली एक्सपेंसेस बेयर करेगा. वेरएज यहां पर द बेलर इज गोइंग टू क्लेम डैमेजेस. इज दिस क्लियर? डैमेजेस और लॉस ऑफ गुड्स. लॉस ऑफ, समझ में आया? सिंपल लगा ये वाला. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, रिटर्न द गुड्स. चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेली का? भाई काम खत्म होने के बाद गुड्स को रिटर्न कर देने का. ऐसा नहीं कि खुद का गुड्स समझ के जलसा करने का. ठीक है. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू बेलर्स डायरेक्शन. किसके डायरेक्शन के हिसाब से? बेलर के डायरेक्शन के हिसाब से. जो भी गुड्स बेल्ड है विदाउट डिमांड as soon as the time for which they have bailed has expired. मतलब जैसे एक्सपायरी ऑफ द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा. और फॉर द पर्पस विच दे वर बेल्ड हैज बीन अकम्प्लिश. मतलब दर्जी ने कुर्ता सिल दिया उसके बाद देना पड़ेगा ना वापस से. ऐसे थोड़ी बोलेगा मैं एक फंक्शन में पहन के आपको देता हूँ. नहीं चलता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ बाई डिफॉल्ट ऑफ बेली, अब सपोज बेली के डिफॉल्ट की वजह से अगर गुड्स रिटर्न नहीं हुए, डिलीवर नहीं हुए प्रॉपर टाइम पे, मुझे एक बात बताओ, डोंट यू थिंक ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटीरियोरेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम दैट टाइम? होगा कि नहीं होगा? यस और नो? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सत्यम की शादी थी, ठीक है, उसके लिए उसने क्या किया था, एक कोई बड़े जैसे मनीष मल्होत्रा में उसने क्या किया था, अपना कुर्ता सिलवाने दिया था. अब मनीष मल्होत्रा ने, सत्यम की शादी थी 14 फेब को, उसने 14 फेब को कुर्ता ही नहीं दिया तो बेचारे सत्यम को शर्ट और ट्राउजर में शादी करनी पड़ी. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल. या तो उसको कहीं और से इंस्टेंटली रेडीमेड खरीदना पड़ा और वो अपने फिटिंग का नहीं था फिर भी चला लिया उसने. मुझे एक बात बताओ, ये लॉस की भरपाई कौन करेगा? मनीष मल्होत्रा करेगा कि नहीं करेगा? ऑफकोर्स करेगा. समझ में आया? एंड लास्ट क्या बोला है? रिटर्न एंड एक्रिएशन फ्रॉम द गुड्स. मतलब अगर उसने कोई भी प्रॉफिट, एक्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट. अगर उसने कोई भी प्रॉफिट कमाए गुड्स को यूज करके तो भी उसको क्या करना पड़ेगा? बेलर को रिटर्न करना पड़ेगा. सो इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू बेलर और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव अक्रूड फॉर द गुड्स फ्रॉम द गुड्स बेल्ड. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था, मेरे पास ना 5-6 गाय भैंसे है, ठीक है, तो मैंने वो इसके हर्ष के तबेले में भेज दिया था. ठीक है. अब 2 महीने के लिए मैं यूएस चला गया था. जब मैं यूएस से आया वापस तो उनको काफ्स भी हो गए थे. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल. तो अब जब वो हर्ष मुझे गाय भैंस देगा तो उसके साथ उनके बच्चे भी देगा. ऐसा नहीं कि नहीं बच्चे मेरे इधर पैदा हुए तो मेरे हो गए, ऐसा तो नहीं होता है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? सो इट इज लाइक एनी इंक्रीज और एनी काइंड ऑफ बेनिफिट विल ऑल्सो बी रिटर्न. समझ में आया तुम लोग को? बहुत फनी एग्जाम्पल था बट इधर भी यही बोला है. ओके सी देखो क्या बोला है. A leaves the cow in the custody of B. The cow gives birth to a calf. B is bound to deliver the calf along with the cow. Not to set up adverse title. Adverse title मतलब क्या होता है कि B must not set up a title adverse to that of the bailor. मतलब वो सिर्फ उसके बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा है, वो खुद ओनर नहीं बना है. Are you getting my point? So he must hold the goods on behalf of the bailor and for the bailor he cannot deny the title of bailor. वो ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ये इसका मालिक ही नहीं, मैं मालिक है. अरे तू बेली है,
बेली मतलब तेरे पास सिर्फ पोजेशन है, तेरे पास ओनरशिप नहीं है। समझ में आया गाइस? ओके, चलो फटाफट लिखो ड्यूटीज ऑफ बेली। लिख ही लो, तुम लोग को फिर लिखने को नहीं आएगा पूरा। लिखो। तुम लोग अभी नहीं, जब अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब तुम लोग क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हारे एकदम मक्खन जैसा हो जाएगा, क्योंकि तुमने सारे प्रोविजंस अच्छे से लिखे, समझे हैं और लिखे, तो क्या वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। और तुरंत जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मोस्टली संडे तक खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट संडे, तुमको तुरंत क्या स्टार्ट करना है, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस, रोज 5-5 क्वेश्चन लिखने हैं। और तुरंत के तुरंत लिख लोगे ना, तो तुम्हारा लॉ में आराम से 80 मार्क्स आता है। कितना? 80 तो भाभी नहीं देता है। मेहनत भी मैं करूँ पास में, और आपको गाँव पूरा ऐसे पापा है ना, कभी हमारे गाँव में ये है, और टीचर गाँव में तेरे घर के बारे में लिखा जाएगा, ये सब्जेक्ट। ये हो गया। एक्सेप्शन लिखना है, एक्सेप्शन याद रखना है। बिना ब्रेक के 4 बजे तक करना है ना, छोड़ देना 4 बजे। क्या बोला?
आती है। ये हो गया।
चलो हो गया। तेरा कॉलेज की तरह तू नवी मुंबई से आएगा, जाता है देखता बस क्या वन मिनट में हो गया। अश्वाक उज्जैन तुला चला होटल हम लोग ने क्या किया अब तक, ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। ठीक है, ये ड्यूटीज के बाद अभी जो नेक्स्ट चीज अपन कर रहे हैं दैट इज राइट्स ऑफ अ बेलर। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट्स ऑफ अ बेलर? तो देखो बेलर के पास क्या क्या राइट होगा। सबसे पहला राइट होता है टर्मिनेट द बेलमेंट, मतलब बेलमेंट को ही कैंसिल कर देना या एंड कर देना। अब वो अपने गुड्स कभी भी वापस मांग सकता है। दूसरा राइट क्या है, वो अपने गुड्स कभी भी डिमांड कर सकता है। वो एक केस कर सकता है अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, मतलब कोई भी अगर उसके गुड्स के साथ छेड़छानी कर रहा है, ठीक है, या छेड़खानी कर रहा है, तो उसके ऊपर वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है। वो अपने ड्यू, अगर देखो बेली अपनी ड्यूटीज नहीं करेगा, बेली कौन, बेली अगर अपनी ड्यूटीज नहीं करेगा तो उसके ऊपर भी वो केस कर सकता है एंड वो कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकता है। सपोज बेली ने उसके गुड्स डिस्ट्रॉय कर दिए तो बेलर क्या करेगा, बेली के पास से कॉम्पेंसेशन लेगा, या तो बेली ने टाइम पे गुड्स डिलीवर नहीं किए तो भी वो कॉम्पेंसेशन ले सकता है। अंडरस्टूड? सो देखो सबसे पहला राइट क्या भैया, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है ना, ये वॉइडेबल होता है। ये कैसा होता है, एट द ऑप्शन ऑफ बेलर, बट ये कब होता है, इफ द बेली डज एनी एक्ट विद रिगार्ड्स टू द गुड्स बेल्ड विच इज इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट। समझ में आया? अब टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ये आगे अपन पढ़ने वाले हैं अलग से, तो इसको अभी लिखना मत फिलहाल। दूसरा उसका राइट क्या होता है, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स, कभी भी वो चाहे, व्हेन द गुड्स आर लेंट ग्रेटिट्यूसली। ठीक है, नॉन ग्रेटिट्यूसली नहीं, कौन सा होता है ग्रेटिट्यूसली, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, द बेलर कैन डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टाइम और अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? However, due to premature return of goods, the bailey अगर बेली को कोई भी लॉस होता है which is more than the benefit actually obtained, मतलब इन शॉर्ट उसका लॉस होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बेलर हैज टू कॉम्पेंसेट द बेली। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? ओके। तीसरा क्या बोला है, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, ये अपन आगे पढ़ेंगे। राइट टू स्यू द बेली, अगर बेलर ने, सॉरी बेली ने कोई भी गलती की तो बेलर क्या कर सकता है, उसके ऊपर केस कर सकता है। एंड राइट टू कॉम्पेंसेशन, मतलब जो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बोला, इफ एनी डैमेज इज कॉज टू द गुड्स बेल्ड बिकॉज ऑफ अनऑथोराइज्ड यूज, या तो फिर मिक्सिंग ऑफ गुड्स, या तो बेलर हैज द राइट टू क्लेम, मतलब बेली ने गलती से तोड़ डाला, कोई भी रीजन से अगर बेलर के गुड्स को नुकसान होता है तो बेलर उससे कॉम्पेंसेशन मांग सकता है। चलो हेडिंग दे दो, राइट्स ऑफ बेलर। गिव द हेडिंग राइट्स ऑफ अ बेलर। ये एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कभी कभी, डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट्स ऑफ बेलर। टोटल कितने पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है, फटाफट जितना हाईलाइट किया उतना लिखो।
हो गया, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ेगा, फिर नया वीडियो स्टार्ट करना। हाँ चलो ये हो गया तुम लोग का। Okay, let's take a break and then we'll continue with this rights of a baby.